Hello, my dear students. Today we are going to start our next chapter, that is Indian economy in 1950 to 1990. Right? So, in first chapter we have studied about the condition of our Indian system or Indian economy after independence. Right, on the eve of independence. Now, after getting independence, what things or what conditions were prevailed at that time, we are going to study about all those conditions in this chapter. कि आपका जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद आपकी जो इंडिया थी उसको क्या क्या कंडीशंस फेस करनी पड़ी थी उस समय. राइट, हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे और फिर हमने अपने आप को कैसे रिहैबिलिएट किया, कैसे रिवाइव किया. वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. राइट, तो 1947 में आपका जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुआ था. तो 1950 से 1990 तक हम पूरी स्टोरी देखेंगे कि क्या हुआ था, हमने कैसे अपनी कंट्री को डेवलप किया, ये सारी चीज़ें. तो जैसे आपकी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी उसके बाद आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो पूरी तरीके से बिल्कुल बेकार था. हम पिछले चैप्टर में ये पढ़ ही चुके हैं कि हमारे पास एक इकोनॉमी, मतलब पैसे से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन थी और यहाँ पर खाने तक की प्रॉब्लम थी लोगों के पास. बिकॉज आपको जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर गए हुए थे हम लोगों को. राइट, तो हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने ये डिसाइड किया कि हम अपने इकोनॉमिक सिस्टम को एक बेहतर बनाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ मेजर डिसीजंस लेंगे. राइट, और मेजर डिसीजंस कैसे होंगे उनका मेन मोटिव क्या था कि जो हमारी इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, यानी कि मेन प्रॉब्लम है, उनको हमें हटाना है पहले. क्योंकि मेन प्रॉब्लम हटेंगी तभी हम और आगे फोकस कर पाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द होल फोकस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज़ टू एलिमिनेट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी. तो हमारी जो कंट्री की सेंट्रल प्रॉब्लम थी वो थी 3 टाइप्स की: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे और हम किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे. अभी क्योंकि बहुत परेशानी थी, इकोनॉमी सिस्टम बहुत डाउन था. तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें क्या प्रोड्यूस करना है, तो हम वो गुड प्रोड्यूस करेंगे जो लोगों की नीड को, रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाएगा. राइट, फिर हाउ टू प्रोड्यूस, हम उसे कैसे प्रोड्यूस करेंगे. इकोनॉमी के सामने ये प्रॉब्लम थी तो हम कैसे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से या जो आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, किसी से भी हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. फिर फॉर whom टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो हमें अपनी कंट्री के लोगों के लिए प्रोड्यूस करना था. तो ये 3 तरीके की प्रॉब्लम्स, आपकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम बनी थी आपकी इंडिया के सामने, वो आपके लोगों के सामने आना शुरू हो गई थी और उन्हीं को सबसे पहले आपकी जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो उसको एलिमिनेट करना चाहती थी. और उन्होंने इन्हीं 3 प्रॉब्लम्स पर मेन फोकस किया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है. ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं. देखिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. अब हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम का टाइप किस तरीके का था. राइट, तो इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो 3 तरीके का हो सकता है: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी. राइट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस जो होते हैं दे आर ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर. जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो भी प्रोडक्शन करना है वो सब कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर करता है. वो उस इकोनॉमी को, उस टाइप की इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं. सोशलिस्ट इकोनॉमी हम उस इकोनॉमी को बोलते हैं जहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस गवर्नमेंट करती है, यानी कि वहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रीज़ वगैरह होंगी वो कौन ओन किया होगा, गवर्नमेंट. और मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम करते हैं, सो दैट दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैन बी रिमूव्ड. राइट, इतना समझ में आ गया. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पर आपका जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी प्रोडक्शन होगा वो प्राइवेट सेक्टर करता है. सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन होगा वो गवर्नमेंट करेगा. और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिलकर करते हैं, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर. राइट, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसमें सब जितनी भी आपकी इकोनॉमिक सिस्टम होगा, इकोनॉमी होंगी, सब में 3 प्रॉब्लम हमेशा अराइज होंगी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. राइट,
तो अगर आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो सबसे पहले आपके सामने सवाल आएगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और प्राइवेट सेक्टर, आपको पता है प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो ये वही प्रोड्यूस करेंगे जिससे इन लोगों को क्या मिले, प्रॉफिट मिले। जो प्रोडक्शन इनके लिए प्रॉफिटेबल होगा, इस टाइप की इकोनॉमी वही चीज़ प्रोड्यूस करती है। हाउ टू प्रोड्यूस, अब वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, आपको पता है 2 तरीके की टेक्निक्स होती हैं हमारे पास, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। ये आप लोगों को शायद पता होगा, इन योर 11th स्टैंडर्ड इन इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स you all have studied about these 2 techniques, labor intensive and capital intensive, but still I am telling you again, labor intensive टेक्निक का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारा काम लेबर करती है और कम काम मशीन्स करती हैं, राइट। जबकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली काम मशीन से होता है और लेबर कम काम करती है, उस टाइप की टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, राइट। तो क्योंकि आपकी कैसी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट, अब हम ये देखेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक सस्ती पड़ रही है हमको या फिर कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा चीप है। तो जो भी चीप एंड बेस्ट होगा उसी को आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चूज़ करती है। आफ्टर देन फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अब सवाल आता है किसके लिए प्रोड्यूस करें, तो हमेशा उनके लिए चीज़ प्रोड्यूस की जाती है those who are good in purchasing power capacity, those who have a good income, जिनकी purchasing power capacity अच्छी होती है, जिनकी इनकम अच्छी होगी, इनकम गुड होगी, उन्हीं के लिए वो चीज़ प्रोड्यूस की जाती है। बिकॉज दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी आर मेंट ओनली फॉर द प्रॉफिट मोटिव। तो यहाँ पर ऑल डिपेंड ऑन परचेजिंग पावर कैपेसिटी ऑफ द पीपल। सो ये बात हो गई हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो जस्ट रिवर्स होती है हमारी कैपिटलिस्ट की। सोशलिस्ट में हम सिर्फ हमारी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं ज़्यादातर। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, तो हम प्रोड्यूस करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। जो लोगों की नीड्स होंगी उनके अकॉर्डिंग हम प्रोड्यूस करेंगे। मेरी कंट्री में लोगों को क्या चाहिए मैं वही प्रोड्यूस करूँगी, राइट। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, मैं कैसे प्रोड्यूस करूँगी, तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पर कि आपकी कंडीशन आपको चीप एंड बेस्ट कौन सी लग रही है और जहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही हो सकती है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उनके लिए, हम अपनी पूरी जो हमारी सोसाइटी है हम सबके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिसकी इनकम ज़्यादा होगी बस हम उन्हीं को ही उन्हीं के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। हम प्रोडक्शन किसके लिए कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन और होल सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि सिर्फ उन्हीं के लिए प्रोडक्शन किया जाएगा जो लोग पैसा पे कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पढ़ा था, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर, राइट। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस में क्या आएगा कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होगा वो पीपल की नीड के अकॉर्डिंग होगा, राइट। और व्हाट टू प्रोड्यूस में, व्हाट टू प्रोड्यूस सोसाइटी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करेंगे हम, राइट। और यहाँ पर हाउ टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट विल डिसाइड, यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कैसे प्रोडक्शन करता है और ज़्यादातर गवर्नमेंट यही डिसाइड करेगी कि मेरी इकोनॉमी में लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, राइट। तो ये सोशलिस्ट टाइप की इकोनॉमी होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मिक्स्ड जो होती है वो इन दोनों का क्या होती है, मिक्सचर होती है, जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम करते हैं टू रिमूव दीज सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए दोनों ही सेक्टर मिलकर काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है और पब्लिक सेक्टर भी काम करता है। पब्लिक सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है बहुत अच्छे से, लेकिन जो आपका पब्लिक सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो आपको सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता है या जो कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उन सबको फुलफिल करने का काम किसका होता है, पब्लिक सेक्टर का होता है। तो ये दोनों ही मिलकर काम करते हैं, राइट। तो आपकी जो इंडिया है, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को ही चुना था। सबसे पहले सवाल आया कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को चूज़ करते हैं, लेकिन द कंडीशन ऑफ योर कंट्री वाज नॉट सो गुड। सोशलिस्ट इकोनॉमी आप तभी चूज़ कर सकते हैं जब आपके पास बहुत पैसा हो, दैन ओनली यू कैन दैट वॉज गुड कि दैट द गवर्नमेंट वॉज थिंकिंग अबाउट द नीड्स ऑफ द पीपल, but the government should have some revenue, the government should have some fund with them so that it can fulfill the requirement of the people. तो सबसे पहले बहुत सारे
प्रपोजल्स आए थे कि हम अपनी कंट्री को सोशलिस्ट इकोनॉमी बना देते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। और पॉसिबल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्राइवेट पीपल का भी, क्योंकि हम लोग अभी हम एक तरीके से हमारा रीबर्थ हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद। तो रीबर्थ में क्या होता है कि हम एकदम से हम खुद काम करना चाह रहे थे, तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स फिर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। जो भी काम करता वो सब कैसा कौन करता? पब्लिक सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर के पास यानी कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था, तो इसलिए अल्टीमेटली मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज़ किया गया, राइट। इसके बाद जब आपकी इकोनॉमी वगैरह सब चूज़ हो गई और हमें पता लग गया कि हमें किस टाइप से वर्क करना है, फिर हमने क्या किया? इकोनॉमिक प्लानिंग की हमने। अब आपको पता है, as you are a commerce student, so you number of times you have heard this planning word in business studies as well. आपने बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ा होगा प्लानिंग, थिंकिंग इन एडवांस, पहले से ही सोच लेना। तो इकोनॉमिक प्लानिंग की गई, पैसों से रिलेटेड आपके यहाँ प्लानिंग की गई कि भाई अब बहुत दिक्कत आने वाली थी, हमने सब कुछ कर लिया था, तो जो आप प्लान्स बनाते हैं ज़रूरी नहीं है वो 100% करेक्ट हो, तो लेकिन हमें उसके लिए प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि मेकिंग मेजर डिसीजंस, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए थे यहाँ पर, वो भी किससे रिलेटेड? सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या थी आपकी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। हमें क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए करना है और क्यों, कैसे करना है, इन सब से रिलेटेड बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए थे। बहुत सारी सर्वेज हुई थी, सर्वे लोगों ने मतलब आपकी जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारी सर्वे की थी, और सर्वे के बाद उन्होंने प्लान बनाए थे। इस प्लान को, जो इकोनॉमिक प्लानिंग की गई थी, इसके लिए कमीशन बनाया गया था जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग कमीशन, राइट। ये सेटअप किया गया था इन द ईयर 1950, और इसका जो चेयरमैनशिप की थी वो की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, राइट। मीन्स उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने इसकी चेयरमैनशिप को चुना था। और यहीं से हमारे जो 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग में हमने ये डिसाइड किया था कि हम 5 ईयर्स का एक प्लान बनाएंगे और 5 ईयर्स में कुछ मोटिव्स या कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे कि 5 सालों में हमारे देश में ये हो जाना चाहिए, राइट। जैसे आप लोग होते हैं कि 5 साल में मेरे पास जॉब होनी चाहिए, तो जॉब होने के लिए आप ये देखेंगे कि मुझे क्या क्या करना है। ऐसे ही हमारी जो प्लानिंग कमीशन थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि 5 ईयर प्लान बनाया जाएगा और 5 सालों के अंदर अंदर कुछ पर्टिकुलर बेसिक चीज़ें हुआ करेंगी, बेसिक थिंग्स हुआ करेंगी, उनको हमें अटेन करना होगा, अचीव करना होगा, राइट। सो व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इकोनॉमिक प्लानिंग? जो भी आपके ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जो भी आपकी कंट्री में लोग हैं, जो भी रिसोर्सेज पड़ी हुई हैं, उसका बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइजेशन कर आपकी इकोनॉमी को डेवलप करना, राइट। ये हमारा मेन मोटिव था। तो अब बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स की। ये देखिए द गोल्स ऑफ 5 ईयर्स प्लान। क्या गोल्स थे 5 ईयर प्लान्स के पीछे? सबसे पहले ये देख लें 5 ईयर प्लान्स के क्या फीचर्स थे। सो 5 ईयर प्लान क्यों बनाया गया था? सो दैट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन बी इम्प्रूव्ड। जो हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शंस हैं उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो सके, हमारी कंट्री की प्रोग्रेस हो सके। सेकेंड थिंग इज़, ये जो आपकी 5 ईयर प्लान था वो कब लॉन्च हुआ था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। पहला 5 ईयर प्लान 1951 में स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। और हर 5 ईयर प्लान के कुछ बेसिक गोल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो बेसिक गोल था वो क्या था? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। तो ग्रोथ में हम लोग क्या चाहते थे? अब आप कंट्री की ग्रोथ देखते हैं कि ग्रोथ होनी चाहिए, तो ग्रोथ हमें कैसे पता लगती है? जब कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होगी। जीडीपी का मतलब क्या होता है? वॉट एवर द प्रोडक्शन टेक प्लेस इन एन इकोनॉमिक टेरिटरी और इन योर टेरिटरी विद इन अ ईयर इज नोन एज जीडीपी। तो अगर आपकी जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब आपकी ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन। आप ये चाहते थे कि क्योंकि ब्रिटिशर्स जाकर चुके थे तो आप लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल बेकार था, तो आप लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आपका नेक्स्ट मोटिव क्या था कि हम जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएँ। नेक्स्ट इज सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ डिपेंड बनाना,
राइट। आपको पता है कि आपके ब्रिटिशर्स ने आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया था, तो 5 ईयर प्लान का ये मोटिव था कि आपको सेल्फ रिलायंस बनाए, सेल्फ डिपेंड बनाए। इक्विटी, जो इक्विटी था इसका मतलब ये था कि किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में, सब लोगों को इक्वल इनकम देनी चाहिए, हमको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना चाहिए, लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ का ध्यान रखते हुए लोगों को फूड, क्लॉथ, शेल्टर, जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल करना चाहिए और सबको मिलना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड इक्विटी। तो हम इसको इंडिविजुअली देखते हैं इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर। तो 4 गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ। ग्रोथ में 3 चीज़ें हैं, 3 फोल्ड्स में हम इसको समझ सकते हैं, स्टॉक ऑफ कैपिटल, सपोर्टिव सर्विसेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ग्रोथ किस तरीके से मानी जा सकती है, या तो आपका कैपिटल बहुत सारा हो आपके पास तो हम कह सकते हैं आप ग्रो कर रहे हैं, आपके पास सपोर्टिव सर्विसेज हों बहुत अच्छी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, राइट, आपका कम्युनिकेशन है, वेयर हाउसेज हैं, अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, दीज आर द सपोर्टिव एलिमेंट्स सो दैट यू कैन रन योर बिजनेस वेरी स्मूथली। तो अगर आपका सपोर्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हम कह सकते हैं आप ग्रोथ कर रहे हैं, और आपकी कंट्री में बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, मीन्स जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं आप ग्रोथ कर रहे हैं, राइट। तो ग्रोथ को हम 3 फोल्ड्स में समझ सकते हैं। तो 1990 की बात करते हैं, जो आपका सर्विस सेक्टर था ना, ये सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड दिस सर्विस सेक्टर का जो शेयर था वो काफ़ी अच्छी रेट से इंक्रीज़ हो रहा था, एंड इट वाज 40.59% दैट टाइम, जो कि क्योंकि आपको पता है आपका जो कंट्री था वो टोटली डिपेंड था किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, राइट। तो एग्रीकल्चर और थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज़ रह गई थी हमारी, लेकिन उन सबको पीछे छोड़कर आपका जो सर्विस सेक्टर था वो बहुत स्पीडली बढ़ रहा था आगे, राइट। और इसी सर्विस सेक्टर के कारण एक ग्लोबलाइजेशन का इमर्जेंस हुआ। ग्लोबलाइजेशन आप लोग जानते होंगे कि आपकी कंट्री अब बाहर एक्सपोर्ट कर सकती थी अपने प्रोडक्ट्स को, यानी कि इतनी वो डेवलप हो चुकी थी, राइट। उसने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया था कि अब वो बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकती थी और बाहर से वो थोड़ा बहुत इम्पोर्ट भी कर सकती थी, राइट। मीन्स आपकी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी, आपकी जो इकोनॉमी थी वो वर्ल्ड के साथ खुल गई थी, आप किसी के साथ कोई भी व्यापार कर सकते थे, इतने स्टेबल हो चुके थे, राइट। नेक्स्ट जो आपका गोल था वो था मॉडर्नाइजेशन। अब आप बहुत ज़्यादा निचले स्तर के थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स अभी हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर कर गए ही थे, तो सबसे पहला मोटिव था हमारा अडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हमारा मेन मोटिव था न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। बहुत पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ को हम यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर था हमारे जो भी प्रोडक्शन जो भी हम करेंगे वो एक नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ करेंगे, राइट। जैसे आपके जितने भी फार्मर्स हैं वो एक अच्छा सा फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे या अच्छी एग्रीकल्चर टेक्निक्स यूज़ करेंगे, है ना। इंडस्ट्रीज़ में अच्छी मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ होंगी, मॉडर्न मशीन्स यूज़ होंगी, उनसे ही प्रोडक्शन होगा, इस टाइप का इनका एक मोटिव था। सेकेंड इज़ चेंज इन सोशल आउटलुक। आपको पता है कि उस टाइम वुमेंस की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार थी, उनको हमेशा डोमिनेट किया जाता था, तो इसमें क्या कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब था लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हो, एंड सेकेंड वन इज़ इक्वल राइट्स टू वेमेन। वेमेंस को इक्वल राइट मिले कहीं पर भी, यानी कि अगर वर्क प्लेस में मेंस वर्क कर रहे हैं तो द इक्वल पोजीशन शुड बी गिवन टू वेमेंस ऑल्सो एट द वर्क प्लेस। तो ये 2 मॉडर्नाइजेशन के हमने फोल्ड्स लिए हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें मॉडर्नाइजेशन किस किस चीज़ में करनी थी। एक तो न्यू टेक्नोलॉजी हम लोगों को अडॉप्ट करनी थी सो दैट वी कैन प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, and we should have to change the social outlook so that it can maintain the standard of living, as well as it can give the equal right to the women's also, because that time the condition of women's was very critical, right. Next motive or goal of 5-year plan was self reliance. आपको पता है we were totally dependent on goods and services of foreigners और ब्रिटिशर्स, हम पूरी तरीके से उनके गुड्स के ऊपर डिपेंड हो गए थे। तो हम लोगों ने थर्ड मोटिव जो रखा था अपना, वो ये रखा था मोर यूज़ ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज। हमारी कंट्री में जो भी रिसोर्सेज होंगी हम उन्हीं का यूज़ करेंगे इन प्लेस ऑफ इम्पोर्टिंग दैम। हम उनको इम्पोर्ट नहीं करेंगे बाहर से ज़्यादा हम डोमेस्टिक रिसोर्सेज का ही यूज़ करेंगे। और हम ऐसा क्यों करेंगे, जिससे कि हमारा फॉरेन डिपेंडेंस, हम जो जिस तरीके से फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर डिपेंड हैं उनको एलिमिनेट कर पाएँ। एंड सेकंड वन इज़ फॉरेन इंटरफेरेंस, क्योंकि अभी हम लोग आज़ाद होकर चुके थे और हमें पता है कि
हम लोगों ने कितनी मुश्किलें झेली थी उन लोगों के टाइम पर, तो हम ये नहीं चाहते थे कि अगेन दे जस्ट इंटरफेयर इन द पॉलिसीज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. अगेन वी डोंट वांट टू इंटरप्ट इन आवर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अगर कंट्री के साथ ट्रेड होगा, हम उनसे इम्पोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, तो अल्टीमेटली he can interrupt in the policy or decision making of our country. So we can say that self-reliance, the main motive behind the self-reliance is to avoid the foreign dependence, and second one is avoid foreign interference, and the last one is equity. Equity means equal, right? हमें सबको equal position देनी थी, जिससे कि हमारी जो कंट्री है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो और हमारी कंट्री में सोशल जस्टिस मेंटेन हो. यानी कि सोसाइटी में जो भी लोग रह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स, जेंडर, हमें उनको क्या करना है, हमें उनको सोशल जस्टिस, हमें उनको इक्वली, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी के बीच में, ठीक है? इनइक्वालिटी नहीं करनी है. पहले किसी की और किसी की इनकम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किसी की बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किसी की बहुत कम नहीं होनी चाहिए. मेन मोटिव हमारा था टू प्रोवाइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन द इनकम, राइट? और जो भी आपके इंडियंस हैं उन सबको बेसिक नीड्स तो एटलीस्ट उनकी फुलफिल हों, लाइक फूड, क्लॉथ, शेल्टर. ये इनका मेन मोटिव था इन इक्विटी, क्योंकि उस टाइम खाने वाने की भी बहुत परेशानी थी. इवन द पीपल डोंट हैव द शेल्टर. सो द मेन मोटिव in equity is to raise the standard of living by providing the basic necessities of life as well as to distribute the income in equal proportion, so that no one will become richer or no one will become poorer, right? So this is the goal of 5-year plan, and in the next video we are going to talk about the different folds of agriculture and industry after 5-year plan, that what was the impact of 5-year plan in agriculture sector and in trade sector. Okay, then thanks for watching the video.